बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है। अध्याय 3 शायद मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छा समझ बैठ रहा होगा, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण हिस्ट्रिकल पार्ट में से है, जिसमें मुग़ल चित्रशैली के विषय में पढ़ाया जा रहा है आपको। और मुग़ल चित्रशैली में आपको बताया सबसे पहले, जैसे मुग़ल शासक के रूप में भारत में कौन आया, बाबर आया। कब आया? 1526 में आया। पानीपत के युद्ध को जीता, दिल्ली के सुल्तान को हराया और तोपखाने और सैन्य शक्ति के आधार पर उसने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के साथ ही वो कला प्रेमी शासक था। कला प्रेमी शासक होने का परिचय उसकी आत्मकथा तुज़क की बाबरी या बाबरनामा से पता चलता है कि उसमें बाबर ने स्वयं अपने शब्दों में ईरान के 2 महान कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मीर सैयद अली नहीं, विहजाद व शाह मुजफ्फर अली जैसे कलाकारों के चित्रों में यथार्थता जितनी अच्छी है, उतना अन्य किसी कलाकार के चित्रों में यथार्थता संभव नहीं है या नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। बाबर के वंश को मुग़ल वंश के नाम से जाना गया, क्योंकि बाबर पितृपक्षे तैमूर वंशी और मातृपक्षे चंगेज मंगोल वंशी था। इस वजह से बाबर के वंश को मुग़ल वंश कहा गया था। बाबर अपने साथ विहजाद नाम के महान कलाकार को भारत लेके आया था, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। अर्थात यहाँ स्पष्ट कर कह सकते हैं कि बाबर एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन अधिक दिनों तक भारत पर शासन नहीं करने के कारण वह अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। तो अपन ने बाबर यानी मुग़ल शासक के रूप में प्रथम शासक बाबर को पढ़ा। बाबर के बाद अपन पढ़ते हैं हुमायूं को, जिसका समय काल 1530 से 1557 ईस्वी का रहा। बाबर अपने पिता हुमायूं अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था, लेकिन उसका अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता। गुजरात और बंगाल के शेरशाह और बहादुर शाह से वो आतंकित रहता था, इसलिए उसे भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन गुजरात और ईरान के शाहों के सहयोग से, वह अपने योग्य सेनापति बैराम के खां के सहयोग से उसने 1555 में जाकर दोबारा से दिल्ली के खोए हुए शासन को प्राप्त किया और 1547 में उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की थी। काबुल और कंधार पर जब विजय प्राप्त की तो उसने ईरान से 2 महान कलाकारों को भारत बुलाया, जिनका नाम था मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। उनके अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं और उनके पुत्र अकबर ने भी चित्रण करना सीखा था या चित्रण अभ्यास किया। उसके साथ ही हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा यानी दास्तान ए आमिर हमजा प्रमुख पुस्तक का चित्रण करवाया, जो सूती कपड़े पर चित्रण किया गया था, जिन चित्रों का आकार 68 गुणा 52 सेंटीमीटर का रखा गया था। शुद्ध फारसी शैली में वो चित्र बनाए गए थे। लेकिन 1557 में पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अपन निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वो अपने कला प्रेम को भारत में नहीं दर्शा सका था। इसके बाद हुमायूं के बाद मुग़ल शासक के रूप में जो गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था अकबर। अकबर का पूरा नाम आपको बताया, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर रहा है। और अकबर अपने पूर्वजों से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ। वह समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था और समन्वयवादी विचारधारा व धार्मिकता का परिचय देते हुए उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में सौहार्दपूर्ण कार्य किए और साथ में दोनों को मिलाकर एक नया धर्म चालू किया, जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसके अलावा उसने जयपुर के महाराजाओं से वैवाहिक संबंध भी जोड़ लिए और उसने अपने दरबार में सभी कलाओं को महत्व दिया। जिन कलाओं का अगर उदाहरण लेना चाहें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उन रत्नों में एक महान संगीतकार तानसेन भी था। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया। इसके साथ ही अकबर की आत्मकथा का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी के रचनाकार हैं उनके समय के प्रसिद्ध विद्वान थे अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर ने बचपन से ही कला में रुचि ली थी और अकबर ने चित्रशालाएँ खोली, जिनमें उन चित्रशालाओं में फतेहपुर सीकरी में मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के अध्यक्षता में एक चित्रशाला की स्थापना की
उसके अलावा 100 से अधिक कलाकारों की अपने दरबार में नियुक्ति की, जिनमें 6 कलाकार गुजराती शामिल थे। हिंदू कलाकारों की संख्या थी। अकबर के समय कायस्थ, चितेरा, खाती और कहार जाति के कलाकार कार्य किया करते थे। अकबर ने अपने समय की कला को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से जो अच्छे श्रेष्ठ कार्य करते थे उन कलाकारों को सम्मानित किया, उनके साथ ही उनके वेतन बढ़ाया और ऊंचे ओहदे पर उनको बिठाया करता था। इसके अलावा नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से भी उनको सम्मानित किया करता था। इससे स्पष्ट होता है कि जिस कला शैली का बीजारोपण बाबर के दरबार में हुआ था, बाबर के शासनकाल में हुआ, उस पर भवन बनाने का कार्य अकबर ने शुरू कर दिया था। अकबर ने अपनी विचारधारा के अनुसार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन जैसे चारों कलाकारों के सहयोग से एक नवीन कला शैली का जन्म दिया, जिस कला शैली को मुग़ल शैली के नाम से जाना गया था। अब अकबर कालीन जो कला है, उस कला में एक चश्मे चेहरे बनाए गए थे, सभी चित्र अधिक बनाए गए थे, चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। हालांकि कहीं कहीं पर मुगलिया या ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट है और आकृतियों को ज़्यादा गोलाई युक्त न बनाकर कम गोलाई युक्त बनाया गया था। बाकी छाया प्रकाश के लिए उन्होंने कहीं कहीं पर पर्दा जैसी विधि का भी प्रयोग किया था। इस प्रकार अपन ने अकबर कालीन कला को पढ़ा, जो अकबर काल का समय मैंने आपको बताया 1557 से 1605 ईस्वी तक का रहा था। इसकी मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रहा है, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। और जहांगीर अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी हुआ, स्वयं प्रकृति उपासक हुआ और कला पारखी हुआ। उसके कला पारखी के विषय में मैंने आपको बताया था कि उनकी आत्मकथा तुजक के जहांगीरी में लिखा गया है कि जहांगीर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि यदि मुझे किसी भी कलाकार की कलाकृति को लाकर दिखाया जाए तो मैं उस कलाकृति को पहचान सकता हूँ कि यह किस कलाकार की है। इतना ही नहीं, यदि एक ही कृति को कई कलाकार मिलकर भी बनाए तो भी बता सकता हूँ कि कौन से स्थान से कौन सी कलाकृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। तथा इसके अलावा वह उन चित्रों में अच्छाइयों और बुराइयों को भी निकालने की क्षमता रखता था। इस प्रकार अकबर की भांति अपने समय भी उन्होंने चित्रशालाओं की स्थापना की। उन चित्रशालाओं में जहांगीर के समय एक कश्मीर में चित्रशाला की स्थापना की गई और एक चश्मे नूर या शाही महल की स्थापना अजमेर में करवाई गई थी। जहांगीर ने भी अपने पिता की भांति अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया और पुरस्कार में नादिर उल जमा व नादिर उल असर जैसी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। इनके समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे उन कलाकारों में जैसे आकारिजा का पुत्र अबुल हसन, जो जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, जिनको नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा पक्षी चित्रण में या पशु पक्षी चित्रण में मिस्किन नाम का महान कलाकार था और मिस्किन और मंसूर था। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में एक तो बाज पक्षी का चित्र है, एक टर्की मुर्गा का चित्र प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा छवि अंकन में अद्वितीय कलाकार जहांगीर काल का बिशन दास नाम का कलाकार रहा था। इस प्रकार जहांगीर काल में जो कला शैली का विकास हुआ वो कला शैली पूर्ण रूपेण शुद्ध भारतीय हो गई, जिस पर से ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया था और छाया प्रकाश के लिए वह गोलाई गहराई में त्रिआयामी प्रभाव को दर्शाया जाने लगा था, जिसमें पर्दाज विधि का जैसा प्रयोग किया, हवा के प्रकंपन जैसे कपड़ों में फहरान को या सलवटों को दिखाई गई। इस प्रकार जिस कला शैली का बीजारोपण बाबर के दरबार में हुआ, बाबर के काल में हुआ, उस पर भवन निर्माण का कार्य अकबर ने किया और जिसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य जहांगीर ने किया। तो जहांगीर के काल को मुगल शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो जहांगीर काल के बारे में अपन ने पहले पढ़ा, उसके बाद जहांगीर कालीन जो चित्रित विषय रहे हैं उन विषयों के विषय में आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो जहांगीर कालीन चित्रों के विषय, जहांगीर कालीन कला में प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ, अर्थात यहाँ पर भावपूर्ण चित्र बनने लग गए थे। किसके काल में? जहांगीर के काल में, क्योंकि जहांगीर के काल में छाया प्रकाश का इनका प्रभाव हो गया था और यथार्थता की, यूँ कह सकते हैं यथार्थता की नज़दीक भी पहुँच गई थी कला। जो अकबर काल में सपाट चित्र बन रहे थे उनसे ज़्यादा गोलाई युक्त चित्र बनने लग गए थे और ये जहांगीर स्वयं प्रकृति उपासक भी हुआ था। वहीं ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व कम हो गया। अकबर काल में क्या हो रहा था, ऐतिहासिक या साहसिक घटनाओं को चित्रित किया जाता, यहाँ उनका कम हो गया और यहाँ पर इस काल में सामाजिक
धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित चित्रों को बहुत ही कुशलता से चित्रित किया गया। किसके काल में? जहांगीर के काल में। दरबारी विषयों का चित्र शालीनता से, यहाँ शालीनता से हुआ है। आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास उत्सव आदि विषयों के चित्रों में यथार्थता से चित्रित हुए हैं। अर्थात यथार्थता का मतलब होता है यथार्थ का मतलब होता है समानता, या यूँ कह सकते हैं हुबेहू कह सकते हैं, या त्रिआयामी प्रभाव होता है। उस त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र बनाए गए। चित्रों में मौलिकता है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की आकृतियों की ओर चित्रकारों का ध्यान गया, अर्थात यथार्थता के चित्र बनने लगे, इसलिए यूरोपियन चित्रों की ओर ध्यान चले गया था। किसका? जहांगीर कालीन कलाकारों का। सभी चित्रों का आकर्षक व सुकोमल अंकन हुआ। मतलब सभी चित्रों का क्या हुआ? आकर्षक और सुकोमल अंकन हुआ। चित्रों में राजसी जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, ईसाई, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का चित्रांकन करना शुरू हो गया था। इस तरह के चित्र अन्य विषयों को भी शामिल इस समय कर लिया गया था। जहांगीर कालीन प्रमुख विशेषताएं, अर्थात जहांगीर कालीन कलागत विशेषताएं। अब कलागत विशेषताओं में जहांगीर काल में भी वैसे प्रकृति को चित्रांकन कर लिया गया था। बाकी यहाँ थोड़े बहुत स्त्री आकृतियों के भी चित्र देखने को मिल गए थे। बाकी विषय वही है, मुगल कालीन सभ्य चित्रों को, व्यक्ति चित्रों को, दरबार से संबंधित चित्रों को यहाँ पर चित्रित किया गया था। जहांगीर कालीन चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यांकन भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है। चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है। अत्यंत बारीक रेखा, वस्त्रों में सलवटें और पहरान की बनावट दर्शनीय है। चेहरे में उभार के लिए महीन रेखाओं के पुनरावृत्त प्रयोग से छाया या पर्दाज दर्शाए गए हैं। इसमें छाया प्रकाश दर्शाने के लिए कौन सी विधि? पर्दाज विधि का प्रयोग किया गया है। मैं आपको पर्दाज बता दूं, पर्दाज का तात्पर्य क्या होता है? पर्दाज होता है, ये एक मुगलिया विधि थी जिसके आधार पर कपड़े व चेहरे में बारीकियों को दर्शाया जाता था। उसे पर्दाज विधि कहा जाता था। ये पर्दाज विधि 3 प्रकार की होती है: खत पर्दाज, बिंदु पर्दाज और धुआं पर्दाज। खत पर्दाज में तो बारीक लाइनें की जाती हैं, बिंदु पर्दाज में बारीक बिंदुआं लगाए जाते हैं, और धुआं पर्दाज में शेडिंग की जाती है। तो उस समय की इस विधि का प्रयोग जहांगीर कालीन चित्रों में करने लगे थे। किसके लिए? यथार्थवादिता प्रभाव लाने के लिए, जिसे खत पर्दाज कहा जाता था। छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना पर्दाज कहते थे, हैं, जिसको बिंदु पर्दाज कहते हैं अपन, या दाना पर्दाज कह सकते हैं। छाया प्रकाश के कारण, छायांकन प्रकाश के कारण जहांगीर कालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया। मतलब ये गोलाई गहराई, ये पर्दाज विधि का प्रयोग करने से त्रिआयामी प्रभाव आ गया। त्रिआयामी का तात्पर्य होता है जिसमें गोलाई गहराई छाया प्रकाश को दर्शाया जाता है, उसे त्रिआयामी कहा जाता है। अर्थात उसे 3 तरफ से देखा जा सकता हो, ऐसा चित्र बनाने लग गए थे। यथार्थता के नज़दीक वालों को त्रिआयामी कहा जाता है। हालांकि चित्रकला में त्रिआयामी का एक प्रभाव मात्र दर्शाया जाता है, जबकि त्रिआयामी कला चित्रकला नहीं होती है। जो त्रिआयामी कला होती है वह मूर्ति कला होती है। प्रकृति और प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आई। हाथियों के चित्रण में अजंता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रेखाएं लयात्मक व प्रभावी हैं। चित्रों में सूफियाना रंग योजना सौम्य व हल्की है, और रंग आँखों को प्रिय लगने वाले लगाए थे। हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने चांदी के रंगों का श्रेष्ठ प्रयोग किया गया था। चेहरे एक चश्म है लेकिन भावपूर्ण है। मतलब अब तक जो चेहरे बनाए गए अकबर काल में भी और में भी, कौन से चेहरे बनाए? एक चश्मी चेहरे। एक चश्म से तात्पर्य बता रखा है एक तरफ वाली आकृति को बनाना, मतलब चेहरे की दोनों तरफों को नहीं बनाकर एक आँख वाले को बनाना, उसे एक चश्म चेहरे कहते हैं, लेकिन भावपूर्ण है। नारी चित्र भी इस काल में दिखाई देते हैं। नारी चित्र भी इस काल में दिखाई देते हैं। अर्थात मुगल काल में नारी चित्र गौण रहा है, लेकिन जहांगीर काल में जाकर नारी चित्रण बनना थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। जहांगीर कालीन बादशाह की रुचि स्वभाव के अनुसार चित्रांकन कार्य किया गया था। जहांगीर कालीन में क्या हुआ? बादशाह और रुचि स्वभाव के अनुसार चित्रांकन कार्य किया गया था, जिसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं को महत्व मिला। पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, ये आपको वेशभूषा में विशेषता ध्यान रखनी है। पुरुष की वेशभूषा किस तरह की थी जहांगीर काल में? कि लंबा जामा, पटका कमर में लगाया जाता है, जिसको कमरबंदा कहा जाता है, खिड़कीदार पगड़ी। ये आपको जहांगीर कालीन जो चित्र हैं उन चित्रों की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ विशेषता है खिड़कीदार पगड़ी। इसको आपको कंपटीशनों में भी प्रश्न मिल सकता है कि खिड़कीदार पगड़ी का अंकन कौन से शासक के शासनकाल में हुआ। तो ये जहांगीर काल के जो चित्र बने थे उनमें खिड़कीदार पगड़ी का बाहुल्य रहा है, अर्थात अधिकता रही है, और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी का बढ़ावा मिल गया।
इस प्रकार की अनेक विशेषताओं से जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए, इसीलिए मुगल कालीन कला का ये स्वर्ण काल कहलाता है। उनमें भारतीयता का समावेश हुआ और स्वाभाविकता व यथार्थता को उनका विशिष्ट गुण बन गया। इस प्रकार जहांगीरकालीन कलागत विशेषता रही हैं, अर्थात जहांगीर काल में अकबर कालीन जो कला है उस कला से कहीं अधिक यथार्थता आ गई थी। अकबर काल में चपटे आकार के बनाए गए थे वो चित्रों को, और जहांगीर काल में गोलाई गहराई छाया प्रकाश वाले चित्र यथार्थता के नज़दीक बनाए गए, जिसमें पर्दाज विधि का प्रयोग किया तथा कपड़ों की सलवटों को दर्शाया भी गया है। इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त होने के कारण जहांगीर काल की कला को मुगल कालीन कला का स्वर्ण काल कहा गया है। इसके बाद जहांगीर में जैसे पता है आपको 1605 से 1627 ईस्वी तक का शासन रहा, किसका? जहांगीर का। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठता है। तो शाहजहां कालीन मुगल चित्रकला जिसमें 1627 से 1657 ईस्वी का समय रहा है। जहांगीर के पश्चात मुगल शासन शाहजहां ने संभाला। शाहजहां अपने पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था, मतलब शाहजहां थोड़ा सा कट्टर था। हालांकि इसने चित्रकला और चित्रकारों को सम्मान दिया था, वह चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, परंतु वास्तव में वह स्थापत्य कला को अधिक महत्व देता था। आपको यहाँ प्रश्न याद रखना है कि उसने किस कला को महत्व दिया? किसने? शाहजहां को, स्थापत्य कला को। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जिस मुगल कला शैली का बीजारोपण बाबर के दरबार में हुआ, जिस पर भवन बनाने का कार्य अकबर ने किया, जिसे सजाने संवारने का कार्य जहांगीर ने किया, तो उसकी कलम करना अर्थात उसको पतन की ओर मुड़ना, यूँ कह सकते हैं शाहजहां काल में ही प्रारंभ हो गया था। हालांकि शाहजहां काल में चित्रांकन को रोका नहीं और चित्रात्मक कार्य भी होता रहा, लेकिन वो दरबारी शान शौकत और अदब कायदे में जकड़ कर रह गया, अर्थात दरबार से बाहर नहीं निकलने दिया। और उसमें राजा महाराजा, रानी महारानी व राजकुमारों, मंत्री महामंत्रियों के चित्रों को चित्रित करवाया गया था, न उसमें कोई ऐतिहासिक घटनाओं या ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रांकन कार्य करवाया था। इसलिए क्या हो जाता है यहाँ, मतलब चित्रकला का महत्व कम हो जाता है। ताजमहल इसका प्रमुख उदाहरण है। किसका? कि शाहजहां ने वास्तुकला में अधिक रुचि ली, जिसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ताजमहल। मुमताज के विवाह के उपरांत यह रुचि और बढ़ गई। मुमताज से जब विवाह हो गया तो स्थापत्य कला के प्रति रुचि और अधिक बढ़ गई। किसकी? शाहजहां की। इस समय की कला बिल्कुल नए अवतार में दिखती है। नए अवतार में दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि शाहजहां काल में जो चित्रकला है वो चित्रकला कहाँ तक सीमित रह गई? दरबार तक, और दरबार के अदब कायदे, शान शौकत में ही जकड़ कर रह गई थी, इसलिए वो थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। इस समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई है, परंतु तकनीक उच्च स्तरीय है। मतलब तकनीकों में तो सुधार आ गया, लेकिन जो विषय थे वो विषय दरबार तक ही सीमित रह गए थे। भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिल गया, अर्थात अब तक जो जहांगीर काल में जो चित्रों में भावाभिव्यक्ति को महत्व दिया गया, उस भावाभिव्यक्ति के स्थान पर यहाँ पर क्या कर दिया? प्रबंधन को महत्व दिया, अर्थात यथार्थता को, या यूँ कह सकते हैं कि दिखावेपन को महत्व देने लग गए थे भावों के स्थान पर। इस समय यूरोपीय प्रभाव बढ़ रहा था। शायद इस समय छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ। वह तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया था। तीसरे आयाम मतलब त्रिआयामी के प्रति। शाहजहां कालीन शाहनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शाहजहां कालीन जो ग्रंथ है सर्वश्रेष्ठ, वो शाहनामा है। इस समय के चित्रों में मुगलिया दरबार का वैभव तथा विलासिता के दृश्यों का महत्व के साथ अंकित किया गया था। मतलब इस समय इस तरह के मुगलिया दरबार का वैभव वाले चित्र बना दिए और विलासिता में डूबे हुए राजा महाराजाओं के चित्र या विलासिता के चित्रों को चित्रित करने लगे थे। किसके काल में? शाहजहां काल में। इसलिए चित्रकला में क्या हो गई? मतलब गिरावट आ गई, रेखाएं दमहीन हो गई। वास्तव में बहुत बारीक काम किया गया, तकनीक भी उन्नत थी, पर इस तरह का प्रयोग हुआ भाव एवं भंगिमाओं के अंकन में। यह अंकन की जगह अंकन करना, अंकन में सफाई व स्वाभाविक है। नारी चित्र भी बने। हिंदू विषयों के चित्रण में कमी आ गई क्योंकि ये कट्टर हो गया था, और संतों से मुलाकात या दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ। ईसाई धर्म के चित्र विषय भी आदि, मतलब ईसाई धर्म के चित्रों को भी बनाया गया था।
विषय चित्र भी बने। सांझा के समय स्याह कलम के चित्र भी प्रचलन में आए हैं। सांझा के समय मतलब स्याह कलम, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाए है। स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? एक ही काली स्याही के द्वारा बनाए गए चित्रों को स्याह कलम चित्र कहते हैं, और एक ही काली स्याही के द्वारा बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? स्याह कलम। तो वो स्याह कलम चित्रों का भी प्रचलन यहाँ पर हो गया था। किसके काल में? सांझा के काल में। स्याह कलम में कागज पर सरेस, अंडे में फिटकरी का अस्तर लगाया जाता था। केवल काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। होठों पर हल्का रंग लगाते थे, लेकिन रेखांकन अत्यधिक बारीक होता था। मतलब बारीक रेखांकन, अत्यधिक बारीक होने का मतलब है कि वो कमजोर होना। विचित्र, ये इस समय सांझाकालीन जो प्रसिद्ध कलाकार थे उन कलाकारों में विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद आदि इस समय के दरबारी चित्रकार थे। ये प्रमुख कलाकार हैं किसके समय के? सांझा काल के। लेकिन इनके अलावा भी कलाकार हैं जिनकी कृतियां भी प्रसिद्ध रही हैं, जैसे हाजी मदानी, दारा सिकोय जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। तो चार कलाकार तो यही हैं, विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद, और उनके अलावा है हाजी मदानी, हाजी मदानी और क्या नाम से इस तरह के और कलाकार हैं। सांझाकालीन चित्रों के विषय व विशेषताएं। सांझाकालीन जो चित्र हैं और उन चित्रों के विषय और विशेषता में अपन वैसे नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान कर ही लिया कि सांझा काल में जो चित्र बने हैं उन चित्रों में राजा महाराजा, रानी महारानी, युवरानी व उनके मंत्रियों को, पसंदीदा जो मंत्री थे उन मंत्रियों को या मतलब शक्तिशाली लोगों का ही चित्रांकन कार्य करवाया, और वो दरबारी शान शौकत में अदब कायदे में जकड़ कर यहाँ की कला रह गई थी। तो देखिए विशेषताएं, सांझाकालीन चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, बहुत बारीक रेखांकन हो गया था क्योंकि ये यथार्थता के नज़दीक और यूरोपियन कला से ये प्रभावित हो गए थे। मीनाकारी व सफाई है। सांझा को यूरोपीय तेल चित्र बहुत पसंद थे, इसलिए इनमें क्या आ गई थी? तेल चित्रण का जैसा भी कार्य होने लगा था। इसलिए इस काल में छाया प्रकाश के साथ यथार्थता को महत्व मिला। ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई। सांझाकालीन चित्र शैली दरबार तक ही सिमट कर रह गई थी। मैंने आपको बताया कि दरबार तक सिमट कर रह गई क्योंकि शासक ने हालांकि चित्रकला को बंद नहीं किया और नए चित्रकारों को सम्मानित करने से रोका, लेकिन फिर भी क्या है, उसने रुचि नहीं ली। और रुचि उसने चित्रकला में नहीं लेकर कौन सी कला में रुचि ली? स्थापत्य कला, जिसको भवन निर्माण की कला है। जिसका एक एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो सांझा काल का तो ताजमहल है। वेशभूषा में लंबा जामा, पायजामा, लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनाए गए। स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र तथा सिकुड़ा पायजामा आदि पहनाए गए। विभिन्न प्रकार के बेल बूटेदार आलेखन से चित्रकला को नवीनता मिली। हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया इस काल में जाकर। कौन से काल में? सांझा काल में, क्योंकि ये कट्टर था। और चित्रों में हाथियों के आकारों में बदलाव आया और हाथी चौड़े आकारों में बनाए गए। दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूतों, पूर्वजों, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र अधिक बने। मैंने बताया राजा महाराजाओं के, मंत्री महामंत्रियों के, रानियों के, युवरानियों के, संपन्न लोगों के चित्रों को अधिक सांझा काल में बनाया गया था। लोक गायकों आदि के चित्र भी बनाए गए। स्वर्णलेप का प्रयोग हुआ, मतलब सोने वाले रंगों का भी प्रयोग करने लग गए थे। इस प्रकार की व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध बने। इस प्रकार के जो व्यक्ति चित्र हैं वो विशेष प्रकार के बने थे। हाशिए चौड़े हैं, यहाँ पर जोड़े के बजाय चौड़े बनाए गए हैं। सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है, मतलब सजावट को विशेष ध्यान दिया गया, जो अपने यहाँ के विशेषता नहीं होती सजावट। अपने यहाँ तो भावाभिव्यक्ति को महत्व दिया। भारतीय कला की प्रमुख विशेषता है ये आंतरिक भावाभिव्यक्ति को महत्व देना और शारीरिक सौंदर्य को महत्व देना पाश्चात्य कला शैली की विशेषता है। इसलिए इसमें से ये इस तरह का प्रभाव आने पर सज्जा को महत्व देने लगे, विशेष ध्यान दिया गया। इसलिए इसमें क्या है, कला में गिरावट आ गई। और पुस्तकों के आवरण जिन्हें बयाज कहा जाता था आकर्षक बनाए जाते थे। अर्थात पुस्तकों के आवरण बनाए गए थे ना, वो आवरणों को क्या कहा जाता था? बयाज। और जिनको कैसे बनाया गया? आकर्षक बनाया गया। ये सांझाकालीन कला रही थी। अब सांझा जो गद्दी पर बैठे वो 1627 से 1657 तक बैठे। उसके बाद 1657 में जाकर सांझा के चौथे नंबर का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था औरंगजेब। उस औरंगजेब ने क्या किया, वह कट्टर सुन्नी मुसलमान पैदा हुआ जिसने मुगल शैली को पूर्ण रूपेण खत्म कर दिया या दफना दिया था। मुगल शैली का पतन का जो काल है वो औरंगजेब का शासन काल रहता है। तो किसके दरबार में मुगल शैली का पतन होगा? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शैली का पतन हो गया। तो ये औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाइयों की तो हत्या कर दी और उसके बाद अपने पिता को सांझा को मतलब बंदी बनाकर कारागृह में, बंदी गृह में इसको
डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठने पर के बाद उसने कला को अपने धर्म में से निषेध घोषित कर दिया और कलाकारों को चित्रकर्म को छोड़ने पर बाध्य कर दिया, जिसके आधार पर औरंगजेब के शासनकाल में जो कलाकार कार्य कर रहे थे वो दिल्ली कलम को छोड़कर चले गए और चले जाने पर मुगल शैली पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। इसके विषय में कहा जाता है कि औरंगजेब ने कला को इतनी घृणा से देखा कि जिस प्रकार मदिरा पान करने वाले समूह में एक पवित्र व्यक्ति को देखा जाता है। इसके अलावा भी कहा जाता है कि औरंगजेब से एक बार जब दरबार में गद्दी पर बैठे थे तो किसी ने कहा कि बोलो महाराज, शहर में इस तरह से एक संगीत का जनाजा निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, क्या किया जाए। तो इसने उसके विषय में क्या कहा, उसके विषय में कहा कि उसे इतने योजन नीचे दफना दिया जाए कि वो 1000 साल तक बाहर नहीं निकल कर आए। इस प्रकार इन्होंने कला से घृणा की। तो जिस कला शैली का बीजारोपण बाबर के समय हुआ और उस पर भवन निर्माण का कार्य अकबर के समय हुआ और उसे सजाने का कार्य जहांगीर के काल में हुआ, उसका पूर्ण रूपेण सूर्यास्त औरंगजेब के शासनकाल में जाकर हो जाता है। इसी कारण इस मुगल शैली को दरबारी शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुगल दरबार में इसका जन्म हुआ और मुगल दरबार में इसका पतन हो गया। तो चलो औरंगजेब के काल को पढ़ते हैं। मुगल कला का पतन। सांझा के बाद औरंगजेब ने जब शासन संभाला तो कला पर कुठारा आघात हुआ। औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया। वह कला से घृणा करता था, वह इसे धर्म विरुद्ध मानता था। उसने अपने पुरखों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे ना, उन चित्रों पर सफ़ेदियाँ पुतवा दी थी। उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया था कि भाई कला को छोड़ दिया जाए। और मतलब जो बाध्य कर दिया तो वो क्या किया, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर या रियासतों में जाने लगे, जिसके कारण ही अपने यहाँ पर जो इससे अगला वाला जो अध्याय आता है वो अध्याय में अपन कंपनी शैली को पढ़ते हैं। वो कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में पली। जो ये औरंगजेब के आतंक से आतंकित होकर ही जो कलाकार थे वो कलाकार उन धनिक लोगों के आश्रय में पहुँचे थे। फलस्वरूप कलाकार इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए थे या फिर अन्य कार्य करने लगे। चित्रांकन पूर्णतः बंद हो गया। औरंगजेब के समय मुगल कला का सूरज ऐसा अस्त हुआ कि फिर कभी उदय ही नहीं हुआ। औरंगजेब के पश्चात के शासक विलासिता में डूबे रहे। जब उन्हें अपनी सुध नहीं रही तो निश्चित है कि वो कला की क्या सुध लेते। परिणामतः कला अपने अतीत को भूलकर नष्ट प्राय हो गई। किसके शासनकाल में हो गई? औरंगजेब के शासनकाल में। तो मुगल कला शैली का बीजारोपण किसके समय हुआ? बाबर के में। तो सबसे पहले मुगल शासक के रूप में भारत में कौन आया? बाबर आया। बाबर कब आया? 1526 में। कौन सा युद्ध जीता? उसने पानीपत का युद्ध जीता। और पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद उसने क्या किया? संपूर्ण भारत पर अधिकार जमा लिया। और उसके साथ भारत आने वाला प्रमुख कलाकार कौन था? विजयजाद था। विजयजाद को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इस प्रकार अपन प्रत्येक शासक के रूप में अपन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपन मुगल शैली का पतन हुआ। और पतन होने के बाद मुगल शैली के जो प्रसिद्ध चित्र रहे हैं उन चित्रों का अध्ययन करेंगे। और चित्रों का अध्ययन करने के बाद मुगल शैली के कुछ छोटे प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि मुगल शैली आपके बहुत अच्छी समझ बैठी होगी। मुझे लगता है कि आप इसमें से किसी भी प्रश्न को छोड़कर एग्जाम में नहीं आएंगे। धन्यवाद।